सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 7 और मेरा भाई आशीष, जो आप सबको बता रहा होगा यार कि उसकी ऑल इंडिया रैंक 7 कैसे आई, अपनी कुछ प्रिपरेशन टिप्स बता रहा होगा कि उसने कैसे 2020 में प्रिपेयर किया। आशीष दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, उसने फाइनल ईयर के साथ अपनी प्रिपरेशन करी थी। उसने कैसे ऑनलाइन हमारे जो डीयू के एग्जाम्स हुए थे उनको कैसे मैनेज किया, कैसे साथ साथ निमसेट के लिए प्रिपेयर किया, महाराष्ट्र सीईटी में भी उसकी ऑल इंडिया रैंक 12 है, डीयू के अंदर भी उसकी बहुत अच्छी रैंक है। तो आपको सारे पेपर्स का कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होगा। साथ ही साथ एनआईटी ट्रिची की लाइफ के बारे में भी बता रहा होगा कि ऑनलाइन कैसा लाइफस्टाइल चल रहा है और कैसा हो रहा है। तो चलिए यार शुरू करते हैं आशीष की क्विक इंट्रोडक्शन से। तो आशीष भाई कुछ अपने बारे में बताइए सब बच्चों को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष एंड मेरी निमसेट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 7 है। अब मैंने अपनी ग्रेजुएशन डीयू से करी है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज से, बीएससी सीएस ऑनर्स। तो राइट नाउ आई एम परस्यूइंग एमसीए फ्रॉम एनआईटी त्रिची। सो निमसेट की प्रिपरेशन मैंने 2019 जुलाई से स्टार्ट की थी और अपने थर्ड ईयर के साथ ही चालू करी, थर्ड ईयर के साथ में ही करी थी। तो थर्ड ईयर से चालू करी, फिर एक साल पूरा हुआ, वायरस से डेट शिफ्ट हुई तो अक्टूबर में फिर जाके पेपर हुआ। तो मतलब वो लगा लो एक महीना, एक साल और 3-4 महीने मैंने पूरी प्रिपरेशन करी निमसेट की। राइट भाई। तो ये तो हमारे को सबको ही थोड़ा सा रहा था कि यार बहुत अनसर्टेन सिचुएशन थी और बहुत अजीब सा हो गया था। तो चलो कोई बात नहीं एग्जैक्टली। यार। अब हम मतलब तुमसे थोड़ा बताओ कि लाइफ स्टाइल कैसा है ऑनलाइन क्लासेस का, मतलब जैसे अनसर्टेन सिचुएशन है, अभी तक हम लोग कॉलेज विजिट नहीं कर पाए। तुम एक बार विजिट करने गए थे तो सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए गए थे, तो 2 दिन में वापस आ गए। तो क्या एक्सपीरियंस रहा और अभी कैसा चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का? तो हमारा त्रिची में एमसीए का सेम वन चालू हुआ था 23 दिसंबर के आसपास। तो तब से अभी होता क्या है कि सेम आमतौर पे सेमेस्टर जो होता है 5 महीने का होता है, लेकिन इस वायरस की वजह से वो सेम 3 महीने का हो चुका है। तो ये जो इन्होंने शॉर्ट कर दिया ना, 5 महीने का 3 महीने में करा रहे हैं, तो ये काफी हेक्टिक हो गया था और सब बच्चों के लिए काफी हेक्टिक था कि अभी इस साल ही दिसंबर में सेम 3 खत्म हो जाएगा। जस्ट हमारा सेम वन खत्म हुआ है, अभी वी विल स्टार्ट सेम टू एंड फिर सेम थ्री। तो ये सब काफी हेक्टिक था। तो इसी बीच हमें एक महीने पहले कुछ बच्चों को मतलब चॉइस दी गई थी कि आप त्रिची आ सकते हो 1-2 दिनों के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने। तो आई वेंट देयर एंड देखा हमने त्रिची की। अच्छा ऐसा था, उससे पहले फोटो में देखा था कि मतलब राइट ड्रीम राइट। था, मैं काफी त्रिची मेरा गोल था। तब मैं रियल लाइफ में गया, देखा मैंने, अच्छा ऐसा कॉलेज है, ये है यहाँ की जगह, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा जाते हैं मतलब रेलवे स्टेशन समथिंग। तो काफी वो अच्छा एक्सपीरियंस था। राइट भाई, ये तो है यार। एक जैसे तुमने स्टार्टिंग में बताया कि 5 महीने के सेमेस्टर को 3 महीने में कर दिया है, तो जैसे पहले एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते थे, तो एक साल में अब 3 सेमेस्टर्स हो रहे हैं, तो ये बहुत हेक्टिक है। तो जैसे तुमने बताया ट्रिची जाने का, तो यार हमारे को भी अलीगढ़ जाने का बहुत एक्साइटमेंट है कि हमने सुना है कि 300 एकड़ का कैंपस है, पीछे की तरफ बीच है और सारा हिल स्टेशन है, तो हम भी बहुत एक्साइटेड है। तो ये तो एक्साइटमेंट रहेगी। फिर मेरा एक क्वेश्चन और था आशीष, कि ऐसा क्या है एनआईटी ट्रिची के अंदर जो इसको बाकी सारे एनआईटी से अलग बनाता है और इसका टॉप रैंकिंग कॉलेज बनाता है? तुमने क्या फील करा अभी एनआईटी के अंदर, मतलब कि लास्ट 3 मंथ्स की जर्नी में अपनी? Right. देखो, मेरा ये मानना है, दैट्स माय ओपिनियन, कि एक कॉलेज को अच्छा कौन बनाता है। मेरे विचार में सिर्फ स्टूडेंट्स ही कॉलेज को अच्छा बनाते हैं। तो मैं डे वन से देख रहा हूँ कि हमको पहले दिन से ही हमारी मीटिंग हुई थी फुल क्लास सीनियर्स के साथ। हमको बता दिया गया था कि आपको ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ वैसे करनी है। एंड सेम मैंने किसी अपने फ्रेंड से पूछा था कि उसके एनआईटी में क्या चल रहा है। तो क्लियरली आई कुड सी द डिफरेंस। सो आई थिंक ये सब मैटर करता है। स्टूडेंट्स ही एक कॉलेज का कल्चर सेट करते हैं एंड वो कल्चर रिस्पॉन्सिबल होता है उस कॉलेज को ऊपर ले जाने में। राइट आशीष। तो यार अब हमारे ना कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चों ने जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो वंशा वंशी का जुड़े हुए हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे थे, जब हम आपसे एक एक हम्म। करके पूछना चाहेंगे। तो यार सबसे पहले तो बच्चों ने पूछा है कि आप उनको प्रिपरेशन टिप्स दो इन लास्ट मंथ्स की। सबसे ज्यादा हॉट क्वेश्चन था ये, बहुत लोगों ने पूछा कि लास्ट मंथ में कैसे प्रिपेयर करें, कि कैसे हमारे को मतलब टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी चाहिए, या हमारे को क्या किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, या रिवीजन जो हमारी होती है, जो सबसे पहले मतलब मैं अपनी वीडियोस में भी बहुत बोलता हूँ कि रिवीजन पे मेन फोकस करो। तो रिवीजन और प्रीवियस इसका क्या रोल रहता है? लेकिन लास्ट मंथ के मतलब ये तो लास्ट हमारे पास अब 50 डेज का टाइम है, तो इसमें आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे? देखो, अभी तो मार्च खत्म ही हो गई है ऑलमोस्ट एंड आपका 2 महीने बाद निमसा 2021 है। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं स्ट्रिक्टली सबको ये सजेस्ट करूंगा कि यार अब जितना पढ़ लिया ना, जितना पढ़ लिया उतना हो गया, ठीक है। मैक्स टू मैक्स तुम 31 मार्च तक जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो। 1 अप्रैल से तो मॉक्स चालू कर दो। अब मॉक्स का मेरा यही था, मैंने एग्जैक्ट 1 अप्रैल को मॉक स्टार्ट किया था पिछले साल 2020 में। वो मैंने ये ध्यान में रखते हुए किया था कि निमसेट होने वाला है मई में। हालांकि वो पोस्टपोन हो गया, 4-5 महीने आगे, तो काफी टाइम हो गया। बट आपका हमें पता नहीं है, क्या पता पोस्टपोन हो या ना हो। तो एज ऑफ नाउ आपको मॉक्स पे फोकस रखना चाहिए। डेली मॉक्स तो एक, एंड डेली अपने फॉर्मुलेस को रिवाइज करो, मैथ्स के जो आपने बना रखे होंगे उसको डेली रिवाइज करना है। ये है। राइट भाई।
और जो टेस्ट सीरीज है या प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनको कैसे डील करें, उनको कैसे मैनेज करें? मैंने क्या किया था, एक अरिहंत की बुक होती है प्रीवियस ईयर, मेरे पास 2008 से लेके 2018 तक के पेपर्स थे, तो मैंने वो सारे सॉल्व करे थे। उसके अलावा मेरे पास एमएससी के थे 5 साल के, मतलब उसी बुक में था सारा। बनारस हिंदू था, आईआईटी जैम तक था उसमें उसमें और वीआईटी के थे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के थे। तो वो सब आपको सॉल्व मतलब मैंने किया था, एंड यू शुड ऑल्सो सॉल्व दैट। इसके अलावा मैंने कोचिंग मतलब कोचिंग ली थी, तो उनके मुझको मॉक्स आते थे। तो आपको भी जो आपकी मर्जी हो, किसी भी कोचिंग का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीद लेना, एंड आई थिंक टेस्ट सीरीज इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। राइट ब्रो। तो यार अगला क्वेश्चन भी बच्चों का ये था, जैसे अभी आपने अरिहंत की बुक का बता ही दिया भाई कि अरिहंत की बुक तुमने रेफर करी थी। मैं जैसे बच्चों को बताता हूँ कि बेस बुक से पहले रेफर करो, उसके बाद कोई भी एक बुक उठाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा। तो बच्चों का अगला क्वेश्चन यही था कि यार अभी हमारे को, अगर हम लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो अरिहंत का जैसे तुमने बताया, तो और भी तुम्हें कोई लगता है कि ऐसे ऐसे बच्चे कुछ होते हैं, एमएल खन्ना करते हैं, पूरी पूरी आरडी शर्मा करते हैं, तुमने भी अपनी कोचिंग में देखा होगा, मैंने भी अपनी कोचिंग में देखा था। तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब बुक का कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है या बेस से ही काम अच्छा चलता है? देखो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। सबसे पहले एनसीईआरटी तो आपको करनी, मतलब अभी तो खैर 2 महीने बचे हैं, बट मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मे बी 2022 टारगेट कर रहे होंगे। तो राइट। एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। एनसीईआरटी इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं करता रहता कि सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन चैप्टर उठाया, एनसीईआरटी सॉल्व करी। एनसीईआरटी के बाद मेरे पास अरिहंत की बुक थी कंप्लीट पैकेज, वो नीला नीला रंग का समथिंग कवर था उसका, राइट। तो उसमें से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। जो मेरी कोचिंग का मटेरियल था मैं उसको सॉल्व करता था। इसके बाद मैं करता क्या था, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म। मैं उस टॉपिक के पिछले 5 साल के पेपर खोलता था और उस टॉपिक को ढूंढता था, एंड देन आई यूज्ड टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। अगर मुझसे क्वेश्चन लग गए तो मैं समझ गया कि हाँ प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है। हम्म। अगर नहीं लगे तो आई यूज्ड टू लुक एट द आंसर, एंड मैं समझता था कि क्या मुझसे नहीं हुआ, क्या हुआ। अगर मुझे आंसर आंसर पढ़ के ये लगा कि हाँ ये फॉर्मूला मुझको आता है, मैं कर लेता इसको, राइट तो है। भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा है कि मुझे आंसर पढ़ के पता लग रहा है कि यार ये तो मैंने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, तब गलती थी, तो मैं तब वापस जाके पूरे चैप्टर को रिवाइज करता था कि मुझसे कहाँ गलती हुई। तो ये मेरी पूरी स्ट्रेटेजी थी। 3 बुक्स मैंने फॉलो करी, एनसीईआरटी, अरिहंत की कंप्लीट पैकेज और अरिहंत की प्रीवियस ईयर, इसमें 2008 से 2018 तक के मेरे पास एग्जाम्स थे। इसके अलावा राइट है। देखो, ऑनेस्टली बताऊं तो बुक का कोई रोल नहीं होता। मेरी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अरिहंत को छुआ तक नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आरडी पढ़ी है, तो आरडी पढ़ के भी वो यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ। मैंने पूरे 1.5 साल जितना, जब से मैंने चालू किया प्रिपरेशन, तब से मैंने आरडी शर्मा को छुआ तक नहीं। मैं भी त्रिची में बैठा हूँ, कोई स्टूडेंट और आता, कोई कुछ पढ़ता, कोई कुछ पढ़ता, तो बुक का ज्यादा रोल नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप एक बुक पकड़ो एंड उसको फिनिश करो, खत्म। राइट आशीष, ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली है कि बुक से ज्यादा रोल होता है बेस कॉन्सेप्ट पे वर्क करने का। और जो तुमने बताया कि तुमसे कोई क्वेश्चन गलत होता था और तुम उसको फिर ट्रिक देखते थे, उसका दोबारा ट्राई करते थे, तो यार यही चीज में आप सबको जूनियर से अभी तैयारी कर रहे हैं कि जो लोग रात को प्रीवियस करते हैं तो वो ट्रिक्स को देखो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ट्रिक से यार हमारे को बहुत सारे क्वेश्चन क्लिक होते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने आशीष इस बात पे। फिर एक और क्वेश्चन होता है कि जैसे अब हमारे कुछ 2021 के बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ 2022 के जुड़े हुए हैं, तो 2022 और 2023 वाले बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी था कि यार कोचिंग ज्वाइन करना एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे को, अगर हमें निमसेट के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि यार बहुत बच्चे हमारे जो यहाँ पे होते हैं बीएससी या बीसीए बैकग्राउंड के, उन्होंने जेई की तैयारी भी कर रखी होती है, और हमारा एक तरह से मैथ्स का बैकग्राउंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी रहता है, और निमसेट में हमारे को पता है कि 600 मार्क्स की मैथ्स है। तो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए कौन, मतलब क्या करना चाहिए, और एक ऑनलाइन कोचिंग और एक ऑफलाइन कोचिंग का क्या डिफरेंस तुम्हें लगता है, उस पर थोड़ा बताओगे? देख, मेरा मानना यह है कि कोचिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब हाँ, कोचिंग से काफी फायदा होता है, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम्म। मैंने देखे हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिना कोचिंग के वो बैठे हैं, मतलब अच्छे अच्छे एनआईटीज में बैठे हैं, उनके अच्छी रैंक है। तो ये सब है। राइट। बाकी कोचिंग की बात है तो देख, ऑफलाइन ऑनलाइन ये सब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तुम्हें तुम्हें खुद पता है कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी कुछ नहीं निकाल पाते, ऑनलाइन भी नहीं निकाल पाते। बाकी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे कोचिंग हो चाहे ना हो, चाहे तुम सेल्फ कर रहे हो चाहे तुम्हें कोई पढ़ा रहा हो, तुम्हें राइट। डिसिप्लिन रह के पढ़ना ही पड़ेगा थ्रू आउट, कंसिस्टेंसी के साथ, तभी क्रैक होगा, वरना तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। राइट आशीष। तो यार बच्चों को एक और क्वेश्चन ये भी था कि जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे थे खुद से, तब ये लॉकडाउन का टाइम हो गया था, तो सबके लिए थोड़ा बहुत अनसर्टेन सिचुएशन थी कि यार लॉकडाउन हो गया है। पहले हमारी पेपर की डेट 25 अप्रैल को आया था कि भाई पेपर मतलब आगे तक पोस्टपोन कर दिया गया, और कोई डेट नहीं दी थी। फिर 9 अगस्त की डेट ये आई तो थोड़ी कंफ्यूजन रह गई थी हमारे साथ, फिर 9 अगस्त की डेट को भी आगे पोस्टपोन करा गया। तुमने कब, हाँ, तब कैसे खुद को मैनेज करा, तब कैसे सेल्फ स्टडी करी, साथ में हमारे यार ओबी के पेपर्स भी आ गए थे, तो थोड़ा उस टाइम का मतलब अपना बताओ कि कैसे अपनी तुमने सीजीपीए भी मेंटेन करी थर्ड ईयर में होते हुए, और कैसे उसके साथ साथ प्रिपेयर किया? अभी जो आपने ओबीई का बोला, आपको याद होगा ओबीई को भी 2-3 बार उन्होंने पोस्टपोन किया था। राइट, ओबी तो को 2-3 बार पोस्टपोन। हम्म। इसका मैं अच्छे से समझाता हूँ। इस चीज ने मेरी पूरी मेंटल हेल्थ ही खराब कर दी थी। लास्ट ईयर हुआ ये
कि मार्च 31 तक ना मैंने मैथ्स का सिलेबस सब सब कर लिया था, सिर्फ और सिर्फ कोनिक को छोड़ के। अब मेरे दिमाग में ये था कि यार हमारे मई एंड में एग्जाम है, तो अब तो मैं कोनिक नहीं कर सकता। मैंने 1 अप्रैल से मॉक चालू कर दिया। वो राइट पोस्टपोन होते गया। तो अब जैसा हुआ है कि जैसा पोस्टपोन से, हाँ मैं ऑनेस्टली ये बोलूंगा कि मुझे पोस्टपोन होने से फायदा तो हुआ है। मैंने और मॉक्स करे हैं, मैंने मेंस एडवांस से क्वेश्चन करे हैं, जो मॉक्स मैंने करे थे मैंने उनको रिपीट किया, उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया। तो ऐसा हुआ था। इसके अलावा देखो, वायरस के चक्कर में तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, डीयू में तो ऑनलाइन बुक ओपन बुक एग्जाम हुए थे, तो वो राइट सब साइड बाय साइड कर लिया। हालांकि जो पोस्टपोन हो रहा था ना अनसर्टिनिटी की वजह से, तो एकदम सब परेशान हो गए थे हम सब। बट थैंकफुली आज के डेट में सब ओके है। राइट राइट। तो अभी भी वैसे तो सिचुएशन बहुत अनसर्टेन सी हो रही है कि केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, पर हम अभी आपको यही कहेंगे यार, खुद से एक पॉजिटिव टॉक करो और खुद अपनी मेहनत पे ध्यान दो। अगर टाइम एक्स्ट्रा मिलता है तो वो प्लस पॉइंट है, नहीं मिलता तो तुम्हारी यार ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पेपर कभी भी हो जाए, हम रेडी है, हम लोग फोड़ देंगे। और जैसा मैं आपको पहली वीडियोस में भी स्ट्रेटेजी वीडियोस में बता रहा हूँ, यार अगर तुम बेस पे वर्क कर रहे हो और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन लेके चल रहे हो कि हार्ड क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, आई गेस आशीष भी इससे एग्री करेगा यार कि कुछ पेपर्स में क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। अगर हम 2019 का पेपर देखें तो आशीष मतलब सीनियर्स का अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि 22 क्वेश्चन जिनके सही थे वो भी आज आशीष के साथ जो सीनियर्स उन्होंने गाइड किया है, तो वो भी वहीं पर। राइट आशीष? हाँ बिल्कुल। ये तो बस एक अभी पेपर का पैटर्न भी। हाँ आशीष। अभी मतलब होता रहता है कि कभी पेपर आसान आएगा, कभी कठिन आएगा। आपको ये सब नहीं सोचना अपने दिमाग से, मतलब ये सब निकाल दो कि पेपर आसान आएगा कठिन आएगा। एमसीए 2 साल की है, 3 साल की है, पेपर पोस्टपोन होगा नहीं होगा। हाँ मैं राइट मानता हूँ कि ये सारी चीजें बहुत हमको बक करती है, मतलब बहुत इरिटेट करते हैं। बट देखो हम भी उस टाइम पे थे, हमने भी ऐसा झेला था कि 2 साल की होगी नहीं होगी सब था। बट जैसे तैसे उसको इग्नोर करो एंड जस्ट फोकस ऑन मॉक्स यार। आज की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मॉक्स पे फोकस रखो, पूरा फोकस मॉक्स पे। राइट, बिल्कुल सही भाई आशीष। तो इसी के साथ यार कुछ बच्चों ने ना ये भी हमसे पूछा है कि भैया आप, हमारे को बहुत डर लग रहा है कि हम इतना लेट हो गए, हम आपसे बहुत लेट कनेक्ट हुए, या हमारे को पेपर के बारे में लेट पता लगा, तो एक ड्रॉप देना हमारे लिए इस समय सही रहेगा या नहीं रहेगा? तो जैसे कि हमारा था कि हमने थर्ड ईयर से प्रिपेयर किया, हमें भी बहुत डर लगता था कि क्या होगा कैसे होगा, तो क्या मतलब ड्रॉप देना सही रहेगा? कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन था आशीष। क्या तुम्हें अपने कॉलेज में ड्रॉप, मतलब बच्चे दिखते हैं जिन्होंने ड्रॉप दिया हुआ है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ड्रॉप देके भी आते हैं हमारे बैच में। हम्म। देखो, हर कॉलेज में ऑब्वियसली ड्रॉपर्स भी निकालते हैं, जाते हैं। तो देख, ड्रॉप का सीन ये है, देख अभी तुमको जब पता तुम्हें ड्रॉप करना ही है, तो तुम आज से पढ़ना चालू कर दो। तुम निम्स 2021 में बैठो एंड तुम देखो तुम्हारा कितना स्कोर है, फिर उस हिसाब से तुम ड्रॉप लो। बाकी अगर तुम सोचोगे कि हाँ 2 महीने बाद एग्जाम है तब ड्रॉप लूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। आज से ही तुम पढ़ना शुरू कर दो। ड्रॉप का होते रहेगा बाद में, और ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रॉप वाले को नुकसान होता है। हमारे साथ ड्रॉपर्स भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, तो सबका सेम चलता है। ऐसा कुछ खास इसमें फर्क नहीं पड़ता। राइट आशीष। और कभी कभी कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि भाई हमारा 3-4 साल का ड्रॉप ईयर है, बीच में इतना गैप है हमारा, कि 2 साल का गैप है हमारा, तो क्या इससे मतलब कंपनी प्लेसमेंट में फर्क पड़ता है? क्योंकि जैसे हमारा कैलिकट का सिनेरियो है, तो मैंने इतना देखा है कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई एक दो कंपनीज होती है जो ऐसा कोई क्राइटेरिया रखती हैं, बाकी सब बच्चे जो होते हैं सब कंपनीज में अलाउड होते हैं। तो एनआईटी ट्रिची का ऐसा क्या कुछ है, या कोई तुम्हें लगता है ऐसा कुछ फील होता है कि ऐसी कोई दिक्कत है? देखो, गैप ईयर में कुछ कुछ कंपनीज हर बार ऐसी होती है कि जो मतलब गैप वाले बच्चों को मना कर देते हैं। अब गैप मतलब ऐसा नहीं कि एक, क्या पता ज्यादा गैप वाले। उसके तो अभी हमको ऐसा नॉलेज नहीं है उस कंपनीज के। बट अगर है भी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनआईटीज एमसीए के लिए इतनी अच्छी है कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप कहीं ना कहीं तो आप क्रैक कर लोगे, अगर आपने मेहनत करी है पूरे 3 साल। राइट आशीष, ये तो यहाँ पे भी देखा गया है कैलिकट में भी कि बच्चे, अपॉर्चुनिटीज हमारे को इतनी मिल जाती है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज है तो कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं निकाल ही लेता है। कि कुछ जो अच्छी बिल्कुल। कंपनीज होती है उनका क्राइटेरिया यही होता है कि उनको एक अच्छा और लॉजिकल माइंड चाहिए, जिससे मिलता है उसको वो एक हायर करती है। राइट हाँ आशीष, तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छी टिप थी ये एक। साथ ही यार आशीष, कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा कि भैया इंग्लिश कैसे करें? मतलब जैसे हमारा होता है ना कि मैं सबको अभी वीडियो से बता रहा हूँ कि मैथ्स ओरिएंटेड रहो, लॉजिकल रीजनिंग ओरिएंटेड रहो, तो बच्चों का ये भी कॉमन डाउट है कि इंग्लिश कैसे करें। तो इस पे भाई तुम क्या सजेस्ट करोगे? देखो, इंग्लिश का मैं बताता हूँ। मैंने शुरुआत में किया क्या था, जोश जोश में। अब तब गाइडेंस थी नहीं इतनी, तो जोश जोश में मैंने मतलब किया ये था कि मैंने सोचा कि हाँ इंग्लिश निकालनी है यार, इंग्लिश तो होगी नहीं 20 क्वेश्चन, तो मैंने इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगा लिया। तो राइट जून 2019 में न्यूज़पेपर लगाया था, मैं उसको डेली पढ़ता था। तो उससे मुझे लगता नहीं है कि मेरा निमचेक में कुछ फायदा हुआ, बट ये है कि वो तब से मेरी हैबिट आज की बन गई है, और ये अच्छी हैबिट है काफी न्यूज़पेपर पढ़ना। तो आप, अगर आपको इंग्लिश सुधारनी है तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। बाकी यार 20 क्वेश्चन आते हैं, और जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है सच्ची में वो 20 में से 10 आराम से कर लेगा। जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग राइट नहीं है वो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस ना करे तो ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। बाकी बाकी आपको इंग्लिश अगर अच्छे से आती है, मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक भी चलेगा, तो आपको 20 में से 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, आराम से। राइट भाई। साथ ही साथ बच्चों का एक और क्वेश्चन भी था कि यार
पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि 2 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन है 120 मिनट में, तो मैनेज कैसे करें उन चीजों को। तो तुमने कैसे मैनेज किया, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था इसमें? हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मतलब इस चीज से मुझको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। मेरी स्ट्रेटजी थ्रू आउट द ईयर चेंज होते रही है। एंड में जब मॉक्स दिए ना मैंने अच्छे से, तो मेरी स्ट्रेटजी जो मैं पुरानी स्ट्रेटजी थी वो मेरी फेल हो जाती थी हमेशा। तो मॉक्स दे दे के मेरी फाइनल स्ट्रेटजी बन गई और मैंने निमसेट 2020 में ये किया। सबसे पहले पेपर आते ही मैंने रीजनिंग करी। 40 क्वेश्चन मैंने फटाफट निपटाए। मतलब इतने मॉक्स देके मुझे प्रैक्टिस हो गई थी कि हाँ रीजनिंग खत्म। जैसे रीजनिंग राइट। खत्म हुई आई सॉल्व मैथ्स। मैथ्स के मैंने 50 करे, देन हम्म। कंप्यूटर, देन इंग्लिश। जबकि इससे पहले मैं करता था, पहले मैथ्स कर लिए 50 क्वेश्चन, फिर रीजनिंग, फिर कंप्यूटर, फिर इंग्लिश। इसमें हम्म। होता क्या था कि 50 क्वेश्चन मैथ्स के ना मुझे 100 मिनट लग जाते थे। मतलब मैं काफी स्लो था, कभी 80-90 मिनट लग गए। अब 90 मिनट मान लो मैथ्स में लग गए मुझे 50 क्वेश्चन करने में, बचे हम्म। 30 मिनट। तो हम्म। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करना मुश्किल होता है। ऊपर से कंप्यूटर भी कभी कभार ईजी होती है, इंग्लिश भी ईजी होती है। तो मैथ्स पहले करके ना मुझको नुकसान हो रहा था। हालांकि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रीजनिंग था, तो मैंने रीजनिंग पहले अटेम्प्ट किया। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैथ्स है तो यू कैन स्टार्ट मैथ्स फर्स्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि रीजनिंग सबसे पहले करनी चाहिए देन मैथ्स करनी हम्म। चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। राइट भाई, ये बिल्कुल तुमने सही बात बोली है। जब हम एनालिसिस करते हैं और जब हम लोग डीप डाउन जाते हैं पेपर के अंदर, तो हमारे को पता लगता है हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे मेरी हम्म, स्ट्रेटेजी ये थी कि यार मैं पहले 15 मिनट में ट्राई करता था इंग्लिश और कंप्यूटर के जितने बनते हैं बना लूं, बोनस लेके बंद कर दूं, ताकि मेरे को सेक्शन पे दोबारा आके टाइम वेस्ट करना ही ना पड़े। फिर मैं मैथ्स करता था और फिर मैं लॉजिकल रीजनिंग करता था। राइट, तो मेरी स्ट्रेटेजी, मतलब मैंने जैसे मॉक दिए थे तो मेरी स्ट्रेटेजी इस तरह से बनी थी और उसने मेरे को हेल्प करा था। तो यार ये, अगर आप टॉपर्स की स्ट्रेटेजी सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार इनकी ऐसी थी इनकी ऐसी थी। जैसे आशीष ने अभी बोला कि यार आपका जो सेक्शन सबसे आपको फेवरेट है या आपको जो लगता है जिससे आप स्कोर कर रहे हो उस पर आप लोगों को फोकस करना है, वही आपको हेल्प करेगा बहुत अच्छा एक रिजल्ट लेके आने में। और आशीष एक और चीज थी, जैसे कि तुमने बताया कि रीजनिंग तुम्हारी स्ट्रांग थी, तो बच्चे ये भी बहुत पूछते हैं कि रीजनिंग हम लोग कहाँ से करें। जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। अगर हम लोग देखें 2020 के पेपर में अराउंड 18 क्वेश्चंस हमारे को ऐसे थे जो बिल्कुल रिपीटेड पैटर्न थे, जिसमें कोई वैल्यू चेंज थी, या कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे स्ट्रेट फॉरवर्ड 2018 के 2019 के थे, अगर तुमने मतलब ऐसे देखा हो तो ये थोड़ा सा बच्चों को बताओ कि प्रीवियस ईयर पेपर से जो ये हेल्प हमारे को मिली। देखो, मैंने जोश जोश में रीजनिंग की बुक खरीद ली थी एक, और उसका नाम काफी फेमस बुक है। तो आज के डेट में वो बुक मेरे पास पड़ी है और एकदम नई की नई पड़ी है। उसके 2 पेजेस सॉल्व कर रहे हैं। राइट। उसके बावजूद भी मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास एक कोचिंग का मटेरियल था, तो मैंने वो कर लिया था। अगर वो मैंने निपटाया एक हफ्ते में, उसमें निपटाने के बाद मेरी सारी रीजनिंग जो थी वो सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देके हुई है। मैंने अपनी प्रिपरेशन में क्लोज टू 100 मॉक्स दिए थे। इस 100 मॉक्स में काफी सारे रिपीट भी थे, काफी सारे वो भी थे जो मैंने बुक से देख के दिए थे। और मॉक्स सिर्फ राइट। निमचल के ही नहीं, बनारस हिंदू, MSc CET, उन सबके मैंने क्लोज टू 100 मॉक्स दिए थे। तो इन अब तुम सोचो, जिसने 100 मॉक्स दिए उसे 40 क्वेश्चन करे, मतलब 4000 रीजनिंग के क्वेश्चन। तो हाँ, एग्जैक्टली। काफी होता है, काफी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। एग्जैक्टली, तो मैं यही बच्चों को भी मैंने यही सजेस्ट करा कि अगर आप लोग सारे पेपर्स के मॉक करोगे तो 1600 कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। प्रीवियस ईयर के अगर तुम 1600 क्वेश्चंस कर लोगे तो वो भी आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे। बाकी मॉक तो बिल्कुल। जितने आप लोग प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। राइट, तो चलो यार, इसी के साथ अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यार बच्चों ने कुछ क्वेश्चन ये भी पूछा था कि आशीष भाई, जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे तो तुम्हारे को जो स्ट्रेटेजी थी, इसके अंदर तुम्हारे को मतलब कभी ये हुआ होगा कि तुम्हें लो फील हो रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छा पूछते हैं कि भैया आप हमारे से नहीं हो पा रहा, हमारा सिलेबस हो गया पर हमसे रिवीजन के लिए नहीं बैठा जा रहा, तो उसके लिए क्या मोटिवेशन थी तुम्हारी? ऐसा मुझको देखो बहुत बहुत फील हुआ है और अभी भी फील होता है। ये मतलब हम सबको फील होता रहता है। एंड आई थिंक बिगेस्ट मोटिवेटर पता है, हम अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर सकते हैं। तुमको राइट। पता है, तुमने निमचल की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, क्यों करी? मेरा तो ये था कि मुझे NIT त्रिची जाना है। मेरे दिमाग में सिर्फ वही कॉलेज आता था और उस मेरा यही था कि हाँ, मुझे इस NIT में जाना है। ये एक सिंगल मोटिवेटिंग फैक्टर था। अब वो मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं लो फील करता था। हम्म। तुम्हें पता है, वायरस के चक्कर में लास्ट ईयर पोस्टपोन होते गया। मतलब पोस्टपोन हो रहा है ठीक है, इन्होंने अनसर्टेन कर दिया। हमें पता नहीं अब हमारा एग्जाम कब होगा। राइट फिर आशीष। ड्यू का भी ऐसा था, उन्होंने पोस्टपोन करता रहा, तो काफी इशू था। बट जैसे तैसे हमने अपने आप को मोटिवेट किया, क्वेश्चन सॉल्व करते गया और राइट। बस, और आज होगा। एक बात ये भी है कि मुझे मैथ सॉल्व करना पसंद था, तो हाँ वो थोड़ा और अच्छा, मतलब उसने और मोटिवेशन ऐड कर दिया था। राइट, तो मैं होप करता हूँ ये तुम्हारा एक्सपीरियंस जो था बच्चों को भी हेल्प करेगा आगे खुद को मोटिवेट करने में। राइट, तो यार आशीष, अब मैं चाहूंगा कि यार जैसे तुम्हारे, मैंने बताया कि डीयू में बहुत अच्छी रैंक है, राष्ट्रीय सीडीयू में एक अच्छी रैंक है, पर और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक एनालिसिस जो तुम बताओगे बच्चों को कि तुम्हारे पहले कैसे मतलब चल रही थी चीजें और तुमने बाद में कैसे कैसे इंप्रूव करी, तो बच्चों को हेल्प करेंगे। जैसे कुछ बच्चे बहुत डिमोटिवेटेड रहते हैं, तो यार अब मैं चाहूंगा कि तुम एक बार प्रेजेंट करके जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा जो खुद से तुमने मटेरियल बनाया हुआ है, उसको तुम प्रेजेंट करो और बच्चों को दिखाओ और बच्चे उससे हेल्प लें और एक चीज सीख पाए कि कैसे हमारे को प्रोसीड करना हाँ, तो मैंने जैसा कि मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ अपनी। है। राइट आशीष। या जब शो हो तो बताना।
यस, योर स्क्रीन इज विजिबल। हाँ, तो देखो ये मेरी ना एक्सेल शीट है, मैंने ये पूरी मेंटेन करी थी एक्सेल शीट। तो देखो मेरा पहला मॉक यहाँ पे है निमशा 2028, मैंने 3 अप्रैल को दिया था 2019। ऐसे मेरे मात्र 222 मार्क्स थे। तो देख, तीन को मैंने ये मॉक दिया, 15 क्वेश्चन करे, मात्र 14 ठीक। और ऐसे देखो टोटल मैंने 29 करे, 24 ठीक। 120 मिनट में मैंने 29 क्वेश्चन करे पहले मॉक पे। तो ये 3 अप्रैल की बात है, मतलब ऑलमोस्ट आज से 1 साल पहले। फिर 4 अप्रैल को मैंने 2009 दिया, तो 2011 मैंने 5 को दिया। तो देखो स्कोर, देखो आप स्कोर पे फोकस करो। 222, 270, 540, देखो ऐसे बढ़ता गया फिर घटता भी गया। तो ये सब था मेरा। अब मैं अप्स सबको एंड डाउन चलते रहते हैं, राइट। बिल्कुल, अभी वो मैं दिखाऊंगा अभी। मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि देखो आप डेटा मेंटेन करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मैंने पूरा ये देखो 2008 से लेके 2019 तक मैंने पूरा खत्म किया। 19 में मेरे 324 मार्क्स है, ठीक है। ये 19 मैंने किया था 28 अप्रैल को, इसमें डेट लिखी है। फिर नेक्स्ट मैंने फिर से रिपीट करी, तो 5 जून से रिपीट करे। फिर देखो मेरा पहला स्कोर था 222। फिर मैंने 2 महीने बाद दिया तो देखो 545 हो गया स्कोर। फिर मैंने निमसर 2009 में देखो, पहले 270 था। फिर 100 बढ़ के वो 290, 390 हो गया। तो देखो मेरी सारी यहाँ पे जो है ना, जो मैंने 2 महीने बाद फिर से दिया था, सबका स्कोर ज्यादा है। तो ऐसे तो ये मेरे रिपीट हो गए। ऐसे मैंने काफी सारे मॉक्स दिए हैं यहाँ पे। एंड मैं अपना फाइनल निमसर 2020 का दिखाता हूँ। मुझे मेंटेन करना डेटा बहुत पसंद है, मतलब मैं डेली देखता था कि मेरी वो कहीं चल रही है प्रोग्रेस। ये एंड आई बहुत थिंक दिस इज अच्छी वेरी आदत है भाई। इसको मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि तुम रात को रिवीजन करो और अपनी गलतियों से सीखो। अपनी गलतियां ही तुम्हारे को जो है वो एक एनालिसिस करने के बाद ही तुम्हारे को हेल्प मिलेगी। क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन गलत होता है ना, हमारे को वो सबसे ज्यादा नुकसान वो देता है, क्योंकि यार वो हमें लगता था कि सही होगा और वो गलत हो गया तो हमारे को नेगेटिव मार्क दे जाता है। तो एनालिसिस करने से ये चीज हमारी बहुत इंप्रूव होती है, राइट। तो देखो 22 अक्टूबर को मेरा निमसर का 2020 एग्जाम हुआ था। तो इसमें तुम अच्छे से इसको पॉज करके आप देखो कि मेरा राइट। एक्चुअल स्कोर 764 था। मैंने 45 अटेम्प्ट करे, 41 मेरे करेक्ट हुए, 4 इनकरेक्ट हुए, ठीक है। ऐसे राइट। करके टोटल मेरे 98 ठीक हुए। और 98 अटेम्प्ट करे, 91 ठीक हुए, 7 इनकरेक्ट। और ये जो मैंने लिखा है ना, विदाउट इनकरेक्ट टोटल मार्क्स, ये वो है। अगर मैं इनकरेक्ट नहीं करता, मेरे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो मेरे 780 आते। अच्छा, ये तो एक चीज थी। अब तुम राइट। देखो राइट। मेरा मतलब मेरे कितने मार्क्स थे यार, कितना हो गया। हम्म। ये देखो शुरुआत में मेरे, इसको, अरे रुक, फिर से शेयर शेयर करता हूँ। कोई इशू नहीं है। हाँ, देख 3 अप्रैल को मेरे 222 स्कोर आया, 1000 में से सिर्फ 222। और उसके बाद निमसेट 2020 में मेरा 764 आया। तो तुम ग्रोथ देखो, राइट। मतलब जब मेरा पहला मॉक दिया था तो मैंने अपने आप से कहा था कोई बात नहीं, कम आए, इट्स ओके, पहला मौका होता है। तो पहले मॉक में सबके कम आते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो राइट। आपको भी कभी हिम्मत नहीं हारनी, मतलब मार्क्स कम आएंगे कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, अपना एनालाइज करते रहो और अच्छा स्कोर करो। अब ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिली मिस्टेक के कारण मेरा 52 मार्क्स का नुकसान हुआ था। मतलब मैंने 52 मार्क्स से सिली मिस्टेक करी है। एंड कुछ क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए थे उनके कारण मुझे 66 मार्क्स का नुकसान हुआ है। तो मतलब राइट। 764 लाने के बावजूद भी मेरे पास कहीं ऐसा था कि हाँ गलती हुई है इसके बावजूद भी। तो ऐसा राइट। होता रहेगा, हर मौके में गलतियां होती है। जो गलती पहले करी थी वो भी होती है, एंड इट्स ओके, गलती करना इट इज ओके। राइट भाई, बिल्कुल सही है। और जो तुमने जो दिखाया, अपना एनालिसिस दिखाया, उससे हमारे को यार एक और चीज ये भी दिख रही है कि अगर हम लोग 30 से 40% मैथ्स में कर पाएंगे, रीजनिंग में 30 अराउंड क्वेश्चन कर पाएंगे, और कंप्यूटर और इंग्लिश जितना हम बोनस बना पाए, तो वी कैन इजीली गेट इनटू अ टॉप कॉलेज। अगर हम इतना भी कर लेते हैं तो बिल्कुल। हम टॉप 5 में तो पक्का ही पक्का है। और अगर थोड़ी सी और मेहनत, जैसे तुम्हारी इतनी तुमने एनालिस कर रखा है इतना, मतलब सबको मोटिवेशन, मतलब मेरे को सबको लगता है सब बच्चों को मिलेगी कि तुम्हारा क्या गलत था, तुमने उसको मेंटेन करा, खुद से इंप्रूव करा, बहुत अप्स एंड डाउन भी हमने देखे। मेरे को लगता है ये जरूर बच्चों को हेल्प करेगी कि यार ये टॉप 5 एनआईटी निकाले या टॉप 3 में भी आए। बाकी तुम्हारी गाइडेंस, मतलब मेरे को लगता है बेस्ट है कि यार बच्चे ट्रिची भी मतलब सारे निकाल पाएंगे अगर इस चीज को फॉलो कर लेते हैं, तो ये बेस्ट चीज है। राइट आशीष। एंड एक और चीज ऐड करूंगा इस पे कि अभी आपने देखा मैंने 98 क्वेश्चन में से 91 ठीक करे थे, 7 गलत करे थे। तो मेरी ऑल इंडिया 7 है, तो ऐसा नहीं है कि भाई तुमको भी इतने इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतने नहीं करने। जिसकी ऑल इंडिया 40 होगी, 30 होगी, 45 होगी, उनका कुछ डिफरेंट होगा। क्या पता उन्होंने कम क्वेश्चन करे हो, कम क्वेश्चन ठीक करे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भी 91 ही ठीक करे तभी तीसरी में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस राइट। राइट। अपना सिंसियरली डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहो, स्कोर भूल जाओ दिमाग से, कोई बात नहीं। पढ़ते रहो और एनालिसिस अच्छे से करो, सब हो जाता है एंड में। राइट भाई, ये बात तो मैंने सबको बताई भी, और मैं सबको स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ यार कि तुम अगर 30% में अटेम्प्ट कर रहे हो तो उनको भी ऐसे करो कि बस भाई तुम्हारे वो बेस्ट क्वेश्चन हो, तुम उससे नेगेटिव मार्किंग हटाओ और गलतियां कम करो। जैसे तुमने सिली मिस्टेक्स का बताया है और लॉस का बताया है, तो मेरे को लगता है बच्चे जरूर इसको अपने अंदर इन्वाइट करेंगे और 2021 का पेपर में इनको आने वाले बच्चों को ये हेल्प करेगा। राइट। तो सर बिल्कुल। अच्छी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यार। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी का है कि यार यहाँ पे जो कट ऑफ्स रहती हैं, या जो मतलब अप्रोक्सीमेटली रहता है किस रैंक पर क्या मिलता है, मतलब कैटेगरी वाइज, और थोड़ा सीट मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करते हुए तुम बताओ
कि कैसा रहता है? देखो टोटल सीटें तो है मैट्रिक के हिसाब से करीब 115। हम्म। तो होता यह है कि जो जनरल कैटेगरी है उसको 45 या 45 के अंडर लानी पड़ेगी। किस्मत वाले हो तो 47 को मिल जाता है, 46 को मिल जाता है, मे बी 48 वर्स्ट केस सिनेरियो। बाकी राइट अगर ओबीसी है तो थोड़ा उसमें 50 प्लस कर लो, 100 के अराउंड, 120 के अराउंड। एस राइट सी का भी थोड़ा 500 500 प्लस माइनस कर लो, तो इसके हिसाब से हमारा ये त्रिची में एडमिशन होता है। राइट राइट ग्रेट। और होता ये है कि राउंड वन में सारी सीटें फुल हो जाती हैं, तो राउंड टू में मतलब बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनको राउंड टू में मिलता है। राइट, वो तो टॉप कॉलेज है तो कोई भी छूटना टॉप नहीं कॉलेज चाहेगा। सब भर जाता है पहले। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बात है आशीष। और आशीष, इसके बाद एक और क्वेश्चन था बच्चों का कि यार एमसीए के अंदर जो जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, जो कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आती है, तो किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स बच्चों को मिलती है, कौन सी कंपनी जॉब प्रोफाइल ऑफर करती मतलब हर वैराइटीज में ऐसा होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट एंड मतलब डेटा एनालिस्ट, वो सब होता है, तो इसका कोई खास इशू नहीं है। है? राइट ओके, तो मतलब जो जैसे वेरिएड जॉब्स हमारे पास आती है कि कोडिंग के बिल्कुल। लिए या डेवलपिंग रोल्स जो हमारे नॉर्मल चलते हैं आईटी सेक्टर्स के अंदर, जैसे बीटेक के साथ में भी मतलब हमारी प्लेसमेंट बीटेक के साथ होती है, तो जो रोल्स उनको ऑफर होते हैं सेम रोल ही हमें ऑफर हो रहे होते हैं। राइट। बिल्कुल सेम चलता है, कंपनी की मर्जी होती है कि वो बीटेक एमसीए दोनों को अलाउ करती है, कोई सिर्फ एमसीए को अलाउ करती है, कोई सिर्फ बीटेक को अलाउ करती है, तो वो सब होता है। राइट आशीष ग्रेट। सो बाकी तो मेरे को लगता है कि जब बच्चे पहुंचेंगे ट्रिची तो तुम्हारे सीनियर जब उन्हें मिलेंगे और हमारे सुपर सीनियर जब उन्हें मिलेंगे तो और एक अच्छी गाइडेंस देंगे और एक पूरा एनवायरनमेंट सेट होगा। राइट। यार आशीष, ये सारी डिमसेट की बात थी। अब जैसे हमने बोला कि यार बच्चों को डीयू के लिए होता है, डीयू के एग्जाम के लिए, जैसे मेरे डीयू का एग्जाम क्रैक हुआ था, तुम्हारा भी डीयू का क्रैक हुआ था, मेरा डीयू एमएससी के अंदर मेरी बहुत अच्छी रैंक थी। फिर अब मैं तुमसे मतलब बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि भाई हम डीयू के लिए क्या करें, हम लोग बीएससी लेवल की मैच करें या ना करें, तो मैं चाहूंगा जैसे तुमने डिमसेट के लिए एक एनालिसिस दिया ना बच्चों को, वैसे तुम ड्यू का रैंक कार्ड दिखाते हुए बच्चों को एक एनालिसिस दो कि यार बच्चे कैसे ड्यू का प्रिपेयर करें, और तुमने क्या कुछ एक्स्ट्रा करा था या तुम्हारा निमसेट की प्रिपरेशन से ही हो गया था, इसके ऊपर थोड़ा सा बच्चों को गाइड करो। अब मैं इसका बताता हूँ, मेरा ये था कि सबसे पहले तो मैंने अपने लिए एनआईटी रखी थी कि टॉप 5 एनआईटी में मुझे जाना है। अगर हम्म। टॉप 5 नहीं हुआ तो देन मैं जाऊंगा डीयू में, देन मैं जाऊंगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। तो अब मेरा निमसेट का इतना मतलब निमसेट में खो गया था कि डीयू का मैंने टोटली इग्नोर ही कर दिया था। तो राइट। डीयू से एक दिन पहले मैंने क्या किया, पिछले 4 साल के पेपर थे, मैंने उनको खोला, मैथ से क्वेश्चन आते हैं, कम 30 होते हैं, आई थिंक 30, आई एम नॉट तीन श्योर। क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, राइट। जितने भी थे तो हम्म। अब मैंने प्रीवियस ईयर खोला। अब भाई 4 साल में इतने रिपीट देखे मुझे, मैंने उसके नोट्स बनाए। मेरे नोट्स भी एक पेज के बने, आगे पीछे एक पेज, दैट्स ऑल। मैंने उसको अच्छे राइट। से पढ़ लिया। अगले दिन मैं एग्जाम देने गया तो जो मैंने पढ़ा था लास्ट ईयर, उसी टॉपिक पे सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया था, वैसे क्वेश्चन है। एंड जो मेरे पास था, जो मैंने आलस्य के कारण नहीं पढ़ा, वो क्वेश्चन भी आए थे। मतलब राइट। इतना मतलब इजी लगा ना मुझको, मतलब कि मैं खुद सोच रहा था कि यार मेरे अच्छे कैसे आ गए। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ वीडियो का। ठीक है, राइट स्क्रीन दिख आशीष। रही है? अभी विजिबल नहीं है। हाँ विजिबल है, परफेक्टली विजिबल है। जैसे ये डीयू का रैंक लिस्ट है, तो देखो मेरा यहाँ पे ये है। अब कहने को तो मेरे मेरे 200 में से ना वो 116 मार्क्स है, मेरी रैंक है 34, लेकिन 34 का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरा सीरियल नंबर 1110 है, 110। तो क्या आप राइट। कह सकते हो कि मेरी 110 है, बट अब आप ये अब ठीक है, ध्यान से सुनना। मेरे 116 मार्क्स है। अब मैं राइट। ऊपर जाता हूँ। ठीक है, हम जनरल कैटेगरी वालों के लिए 22 करीब हमको चाहिए होता है, तब जाके कुछ होता है। हम्म। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ, देखो। हम्म अभी देखो जिसकी 22 है ना, ये देखो इनके मार्क्स है 135। तो राइट। 135 और इनकी रैंक है 16, मतलब इनका एडमिशन डन है क्योंकि इनका नंबर 22 है, तो 22 सीटें होते तो 22 में एडमिशन हो जाता है। तो राइट। इनके राइट। 135 मार्क्स है, मेरे 116 मार्क्स है, हमारे मार्क्स में 15 का फर्क है। तो अब राइट। आप खुद सोचो, 15 क्या होता है? 15 मतलब 4 क्वेश्चन ठीक। तो अगर मैं 4 क्वेश्चन ठीक कर देता, मेरे 16 मार्क एक्स्ट्रा आते, तो मेरी राइट। सीरियल नंबर 110 से उठ के सीधा 22 पहुंच जाता, तो मेरा उसमें एडमिशन हो जाता। तो एक बिल्कुल ये सही। चीज है, मतलब डी होगा कि मात्र एक दिन पढ़ के मेरा इतना अच्छा हो गया। उससे भी मैं अगर 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करता तो मेरा डी में एडमिशन डन था। तो राइट। इसमें कोई आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आमतौर पे होता यह है कि निमसेट के 1 महीने बाद डीयू होता है। तो जब आपका होपफुली निमसेट अभी मई में हो जाएगा, तो डीयू की डेट 1 महीने बाद आती है, तो आपके पास इनफ टाइम हो गया, तसल्ली से सब कुछ हो जाता है उसमें, काफी इजी मेरे टाइम पे। राइट आशीष, कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे को बीएससी की मैथ्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए डीयू के लिए, तो उसके अंदर तुम क्या बताओगे? हाँ, देख निमसेट की तुम पढ़ रहे हो अगर सिंसियरली, तो निमसेट के मैथ्स का काफी फायदा होता है। मतलब देख ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, बट बहुत ही बुरी किस्मत हो तो निमसेट का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं तो अच्छे खासे क्वेश्चन पिछले 3-4 साल में देख रहा हूँ निमसेट के सिलेबस के बेसिस पे। राइट। इसके अलावा तुम्हें 1 महीना मिलेगा। मैंने एक दिन पढ़ा था, एक दिन पढ़ के मेरी ऐसे 116 मार्क्स आ गए। तुम्हें 1 महीना मिलेगा, तो तुम देख, अगर तुमको निमसेट देने के बाद लगता है कि मेरे कम मार्क्स आने वाले हैं, मेरा नहीं होगा, तो तुम डीओ को सिंसियर ले लेना। प्रीवियस ईयर पढ़ोगे ना, तो उसमें बीएससी का सिलेबस देगा। अब कहने को बीएससी के मैथ्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, इतना कुछ है, बट इतना कौन पढ़ेगा?
प्रीवियस ईयर में रिपीट क्वेश्चन आते हैं काफी सारे, उनके सिर्फ एक फॉर्मूला, उसको लिख लो, उसको याद कर लो एंड देन वो अप्लाई कर दो। रिपीट क्वेश्चन आते हैं तो इसकी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। परफेक्टली भाई। तो इसको हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप निमसेट के लिए एक अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, आपने बेस अच्छे से कवर करा है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत हेल्प कर रहे होंगे। और ड्यू के अंदर भी आप अगर इतनी मेहनत करते हो और 1 महीने का टाइम अगर और ले लेते हो, तो आप बहुत अच्छा एक स्कोर निकाल रहे होगे। क्योंकि हमारे टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि ड्यू का जो पेपर था वो निमसेट से पहले हो गया था, तो हमारा इतना फोकस ड्यू पे था नहीं तो हमारा भी हो सकता था कि बहुत अच्छी अच्छी रैंक हम लोग ले आते। राइट आशीष। और इसी के साथ यार महाराष्ट्र सीईटी का भी अगर हम लोग बात करें, तो तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 12 है उसके अंदर। तो महाराष्ट्र सीईटी के लिए भी तुम बताओ यार, जैसे कि हमारा 1 हफ्ते बाद ही पेपर था। जैसे मैं बच्चों को बताता हूँ कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करा था महाराष्ट्र सीईटी के लिए, मैं बस गया, बहुत कामली पेपर देखा, मैंने बोला पेपर कैसा है और बस टिक करा और बाहर आ गए। मतलब उसमें ये होता है, बच्चे बोलते हैं 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे मैनेज होंगे। तो भाई तुम बताओ, मतलब जैसे तुम्हारी 12th रैंक है और बाकी तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो क्या तुमने कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए करा था? मेरा निमसट का जब हुआ था ना, जैसे मैंने निमसट का मेरा 120 मिनट खत्म है, मेरे सामने मेरा चिट्ठा आ गया कि मैंने इतने क्वेश्चन करे हैं, इतना अच्छा गया, मुझे उसी में पता लगा कि हाँ मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया और मेरा 3G पक्का है। तो मेरे एग्जैक्ट एक 7 डेज बाद एमएसटी का एग्जाम था, तो मैंने उन 7 डेज कुछ नहीं पढ़ा, मैं एकदम चिल करता था कि भाई फाइनली इतनी मेहनत करी, इतनी मतलब इतना पोस्टपोन हुआ वायरस के चक्कर में, डीयू के पोस्टपोन है, तब जाके 3G मिला। तो 7 दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा, एमएसटी देने चले गए। 90 मिनट पे 100 क्वेश्चन, इतना आसान था, मैं तो बैठ रखा था एग्जाम हॉल में एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पे लगा पड़ा था। मुझे पता है मैं टाइम वेस्ट करूँ, बट आई वाज स्टिल सॉल्विंग दैट। तो मतलब करते गया, इतना इजी था एमएसटी, और मेरी बैठे बैठे मतलब 12 रैंक आ गई। तो ये है, तुम निमसेट पे फोकस रहोगे ना तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। एग्जैक्टली भाई, सेम चीज मेरे साथ भी यही सिनेरियो था कि यार हमारा निमसेट का जब हुआ था, तो मेरे में तो चलो थोड़ी बहुत इश्यूज आ गए थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, तो मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई। पर जो भी था, पर महाराष्ट्र सीईटी में ये था कि हमारी जो प्रीवियस जो हमारी प्रैक्टिस थी उसी ने हमारे को हेल्प करा। सेम बीएचयू का केस भी था हमारा, कि आशीष के लिए बीएचयू में भी बहुत अच्छी रैंक है, तो बीएचयू में भी सेम चीज ने उसको हेल्प करा कि जो एक बेस पे काम करा हुआ था और जो पीछे की प्रैक्टिस थी उसी ने मेरे सारे पेपर्स के लिए करा। तो जैसे हम लोग भाई मिथ रहती है हमारे दिमाग में कि हमें एक्स्ट्रा कुछ करना है या नहीं करना है, तो अगर आप बेस पे काम कर रहे हो तो आपका सारा काम बहुत इजीली हो रहा है। राइट। फिर आशीष भाई, थैंक यू सो मच कि आपने इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर करा। हाँ चीज बात करना चाहूंगा हाँ हाँ। कि जो बनारस हिंदू का सीन था, अब देखो हुआ ये था, सबसे पहला एग्जाम शायद हमारा बनारस हिंदू था जो हमारा एमसीए का एंट्रेंस हुआ था। राइट। तो तुमको ना सारे फॉर्म भरने हैं जो भी आ रहा है, बनारस हिंदू, जेएनयू और कौन से होते हैं, एमएसटी, वीआईटी भी भर दो, भरना है तो अन्य से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बनारस हिंदू में हुआ क्या था, मैंने सब पढ़ लिया था, मेरी प्रिपरेशन एकदम अच्छी थी और मैं चली गई थी, लेकिन वहां जाके ना मैं प्रेशर में आ गया तुरंत। क्वेश्चन मानी मुझे ऐसा लगा कि मैं फॉर्मूला ही भूल गया, क्वेश्चन में मैंने बर्बाद कर दिया 3 मिनट। तो और मुझे 120 क्वेश्चन करने थे पूरे, तो जैसे जैसे मैंने करे, मेरा स्कोर काफी अच्छा नहीं है बट रैंक मेरी ठीक ठाक आ गई, हालांकि उस रैंक में एडमिशन नहीं होता। तो मुझे बनारस हिंदू देने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हाँ मैंने ये गलती करी, अब मैं ये गलती अवॉइड करूंगा। सेम फिर मैंने और एंट्रेंस एग्जाम दिए घर बैठ के, केआईआईटी का हुआ था उसको भी दिया। तो ये सारी चीजें बिल्डअप होके निमसेट को मैंने फाइनली एकदम परफेक्टली दिया, निमसेट में कोई इशू नहीं हुआ। तो आप भी ऐसा ही करोगे, निमसेट से पहले आपके एंट्रेंस एग्जाम आएंगे तो आप उनको अच्छे से देना, फॉर्म भरो सारे। राइट भाई, ये बहुत अच्छी सजेशन और बहुत अच्छी टिप थी। सर आशीष भाई, हम आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहेंगे कि यार आपने इतना टाइम हमारे को दिया और स्टूडेंट्स को, मतलब मेरे को लगता है बहुत ज्यादा मोटिवेट फील कर रहे होंगे। और जो आपने टिप्स दी है और जो स्ट्रेटेजी बताई है उससे इनको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। तो यार इसी के साथ हम इस वीडियो को आज यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपसे निमसेट के पेपर के बाद दोबारा शायद मिल रहे होंगे और हम लोग फिर बात कर रहे होंगे यार कैसा कोडिंग एनवायरमेंट है या कैसा। अब अगर निमसेट क्लियर हो जाए तो अब आपको आने के लिए क्या होता है, कि बच्चों ने क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं कि यार निमसेट के बाद कैसा होता है, क्या रहता है। तो मेरे को लगता है इसको हमारे को तब अगर हम लोग आंसर करेंगे तो हम बच्चों को ज्यादा जस्टिफाई कर पाएंगे। और किस तरह से हमने खुद की रैंकिंग रखी थी, कि इंस्टीट्यूट फिलिंग की, चॉइस फिलिंग की रैंकिंग कैसी थी हमारी, और एचयू मतलब हैदराबाद यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज कैसी हैं। तो इस पर अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो बच्चों को कुछ ज्यादा जस्टिफाई हम लोग कर पा रहे होंगे। तो आशीष, थैंक यू सो मच यार इतने वैल्यूएबल टाइम के लिए और इतनी अच्छी सजेशंस के लिए। अगर मैं तो मतलब इम्प्रेस खुद से ही हो गया कि अगर ऐसा मैंने फॉलो किया होता तो शायद आज मैं भी ट्रिची में होता। राइट। तो आप इन चीजों को फॉलो करिए, इन चीजों के अंदर से अच्छी अच्छी बातों को नोट करिए। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ जो इस वीडियो के आपको की पॉइंट्स लगे उनको अपनी डायरी में लिख लो, और वही आपकी मोटिवेशन बनने वाली है अगले 50 दिन की मेहनत की। तो चलिए यार, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे वन स्टॉप एमसीए की एक नई वीडियो में। ऑल द बेस्ट।